कल हमने लास्ट में आपको बताया था कि उदारवादी नारीवाद और आमूलवादी नारीवाद में क्या फर्क है, कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिबरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म। उसमें एक पॉइंट हमने आपको यहां शुरू किया था कि उदारवादी नारीवाद मानते हैं इक्वलिटी इन पब्लिक लाइफ। उदारवादी नारीवादी मानते हैं इक्वलिटी इन पब्लिक लाइफ, लेकिन रेडिकल मानते हैं इक्वलिटी इन प्राइवेट लाइफ और इन फैमिली। ये मानते हैं कि स्टेट इज अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, राज्य कल्याणकारी है, जबकि इनका कहना है स्टेट इज अ पैट्रियार्कल। राज्य पितृसत्तात्मक है, स्टेट इज ए पैट्रियार्कल। तीसरी बात अगर देखेंगे तो ये मानते थे कि हाउ वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ विमेन थ्रू द पॉजिटिव एक्शन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये मानते थे कि मूल रूप में दे बिलीव इन जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस का मतलब होता है कि बट फॉर देम इट इज नॉट जेंडर जस्टिस बट इट इज अ फेमिनिज्म। इसलिए ये क्या करते हैं कि ब्रदरहुड की बात करते हैं, पुरुष और महिला के बीच में बंधुत्व होना चाहिए, बट दे स्पीक फॉर अ सिस्टरहुड। ये भगनीवाद की बात करते हैं, ये महिलाओं के बीच एकता के समर्थक हैं। तो आप देखेंगे कि रेडिकल फेमिनिस्ट के सारी बात अलग अलग हो जाती है और ये कहीं न कहीं चेंज को डेमोक्रेटिक और लीगल तरीके से लाना चाहते हैं। इनका ऐसा मानना है कि संविधानवाद आएगा, डेमोक्रेसी आएगी, वन पर्सन वन वोट आएगा तो महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाएगी। बट फॉर रेडिकल फेमिनिस्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए दे वांट टू बिलीव इन अ चेंज ऑफ एंटायर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल ऑर्डर। दे बिलीव इन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल ऑर्डर, की पूरी सामाजिक व्यवस्था के पुनर्संरचना की बात करते हैं। तो इवन दैट इज नोन दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नोन एज रेडिकल। They believe in restructuring of entire social system। ये समाज की पुनर्संरचना की बात करते हैं। तो आप देखेंगे, इसलिए आपको याद रखना है कि देयर इज अ की डिफरेंस बिटवीन फेमिनिज्म एंड जेंडर जस्टिस। जब लैंगिक न्याय की बात करते हैं, इसका मतलब है कि पुरुष महिला के बीच समानता हो। व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म का मतलब होता है कि नहीं महिला पुरुष के बीच समानता नहीं, बल्कि महिला की विशिष्टता को महत्व दिया जाए। Women are specific. They are having, because till now entire patriarchy has undermined the feminine values in the entire society. So they have promoted the culture which is more favorable for the male. भाई जेंडर जस्टिस का मतलब क्या है? इक्वल वोटिंग राइट, समान नागरिकता, संविधान में समान अधिकार, दैट मीन्स जेंडर जस्टिस।
जेंडर जस्टिस का मतलब है कि विधियां सबके लिए समान होनी चाहिए, बट फेमिनिज्म मीन्स विधियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदले, सामाजिक मूल्य बदले, यानी और महिलाओं के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। महिलाओं का अस्तित्व केवल पुरुषों का कारण नहीं है। विमेन्स आर नॉट बिकॉज ऑफ द मेल, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेल, but till now they are undermined. So why they are undermined? Because of the family values, culture, and that culture is promoted by the patriarchy. इसलिए मानते हैं कि पुरुष और महिला के बीच का संबंध क्या है? इट्स नॉट ए जेंडर रिलेशन, इट्स पावर रिलेशन। पुरुष और महिला के बीच संबंध कैसा है? शक्ति का संबंध है, और वो शक्ति का संबंध कहां शुरू होता है? चाय बनाने से। अगर घर में महिला चाय बनाएगी इसका मतलब पुरुष जीता, और घर में पति चाय बनाएगा इसका मतलब महिला जीती। तो वी आर इन पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। लड़ाई मजदूर और मालिक के बीच में है, पति पत्नी के बीच में, जमींदार और किसान के बीच में है, पति पत्नी के बीच में। और अभी आप देखेंगे हिंदी फिल्मों में, इट इज बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म, पहली बार हिंदी फिल्मों में विमेन्स आर कमिंग ए लीड रोल। एन एग्जाम्पल इज डर्टी पिक्चर। भाई देखिए, पहले नारीवाद का जमाना नहीं था, बिकॉज अच्छा पहले सारी फिल्में देखिए, ऐसा लगता था हीरोइन का एक मात्र टास्क है हीरो को खुश कर लेना। जितनी 1970s की मूवी आप देखेंगे उसमें ऐसा लगता है कि हीरोइन हीरो के पीछे पीछे घूमती है। नाउ टाइड इज चेंजिंग, नाउ द हीरो इज फॉलोइंग द हीरोइंस, यानी अब हीरोइन आगे है और हीरो पीछे है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिनिस्ट थॉट। अब बताइए, महिला केवल माँ है? महिला केवल माँ है, बहन है, पत्नी है, या महिला है? और पितृसत्तात्मक समाज ने क्या बनाया? विमेन एज अ मदर, विमेन एज ए सिस्टर, विमेन एज अ वाइफ। महिला अपने आप में भी कुछ है। दैट वॉज नेवर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, दैट इज ए फेमिनिज्म। समानता की बात मत करिए, मूल्यों की बात तो करिए। अब एक एक पॉइंट को विस्तार कर दीजिए। एक नहीं, अब इसी एक एक पॉइंट को आप ले लीजिए तो सारी कहानी शुरू हो जाती है। अब एक एक पॉइंट का विस्तार कर दीजिए तो रेडिकल फेमिनिज्म आ जाएगा। तो अब आपका फेमिनिज्म और जेंडर जस्टिस में अंतर है। जेंडर जस्टिस मीन्स महिलाओं के लिए स्कूल खुल जाए। जेंडर जस्टिस मीन्स दैट देयर इज अ जेंडर जस्टिस इन क्लास। क्लास इज ओपन फॉर ईच एंड एवरीवन, whether male or female, whosoever want to join the class, they are free. जेंडर जस्टिस। लेकिन फेमिनिज्म क्या है? क्योंकि क्लास तो पब्लिक लाइफ है। फेमिनिज्म ये है समाज में साड़ी को, सलवार सूट को उतना ही महत्व दिया जाए जितना ट्राउजर को दिया जाता है। फेमिनिज्म क्या है? जब जैसे फेमिनिज्म क्या है, अगर जैसे सामान्यतः लड़कियां रोती है तो कोई कहता है लड़की जैसा रोता है। रोना कोई खराब बात है या बहुत हाई ह्यूमन वैल्यू है? और हमने इसे क्या बता दिया? हम क्या बता, अगर कोई थोड़ा सा जैसे कोई लड़ भिड़ गया, वो बहादुर बहादुर, गैलेंट्री गैलेंट्री। कोई रो दिया, ऐजा चूड़ी पहन ले, जाके चूड़ी पहन ले। दोस्त याद रखिए, महिला के मूल्यों को उन्होंने दबा के रख दिया। व्हाट फेमिनिस्ट स्पीक फॉर? ग्लोरीफाइंग द फेमिनिन वैल्यूज। महिला होना मतलब कमजोर होना। महिला है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और इसे याद रखिए, ये फेमिनिस्ट वैल्यू क्या है? एक बहुत महान कवि ने कहा कि जब पुरुष में महिला गुण आ जाता है, पुरुष बहुत महान बन जाता है। अच्छा, पुरुष में महिला गुण आने का मतलब पुरुष शांत हो जाए, मतलब गंभीर हो जाए, गुस्सा वाला ना हो। ऐसा अगर पुरुष हो गया बहुत महान बन जाएगा। और महिला में पुरुष के गुण आ गए तो उल्टा बन जाएगी वो। और इसीलिए आप देखेंगे राखी सावंत को कोई महिला नहीं मानता। क्यों? हमने महिलाओं का टिपिकल वैल्यू बना रखा है। इट इज बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। महिला कैसी होनी चाहिए? धीरे से बोलने वाली, लजाने वाली, सकुचाने वाली। दिस इज फेमिनिन वैल्यूज।
हमने महिलाओं के मूल्यों को ही ऐसा गढ़ दिया कि दे कैन नेवर स्पीक फॉर पावर, वो कभी शक्ति की डिमांड करेंगे नहीं। और हम क्या कहेंगे, ये दुर्गा है, ये देवी है, ये लक्ष्मी है। सारा शोषण कर रहे हैं क्या बना के, दुर्गा बना के। इसे याद रखिए, सच मानिए, फेमिनिज्म फेमिनिज्म स्पीक फॉर द, भाई महिला के आप जरा सोच के देखिए, महिला के समाज में कौन से गुण प्रभावशाली हैं। इमोशन को हमने दबा के रखा है। कोई व्यक्ति इमोशनल हो जाए, कहते हैं यार बेकार बच। इमोशन इज द हाईएस्ट ह्यूमन वैल्यू। अरे किसी के पास आपकी सिंपैथी है, एम्पैथी है, कोई रो गया दोस्तों, इससे बड़ा तो मानवीय मूल्य हो ही नहीं सकता। पुरुष को तो इसे लगाना पड़ता है नकली इंसान रोने होने के लिए, दवा वो लगानी पड़ती है, आंसू निकलता ही नहीं। ये आंसू है भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ये आंसू है, ये हमारे दिल के अरमान है दोस्तों। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। ओ माय गॉड, बट हाईएस्ट इमोशन इट में भी। हमने क्या कर दिया उसको, रोना मतलब बेकार की एक्टिविटी। रोना इज द हाईएस्ट ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेंटिमेंटल मैनिफेस्टेशन। लेकिन ये सब मूल्य, ये बताइए, प्रेम करना अच्छा मूल्य है, बुरा मूल्य है? हिटलर ने क्या कहा, जो प्रेम करेगा मिट जाएगा, प्रेम करेगा मर जाएगा। प्रोफेसर वायरस बनना है। यू सी द पीके, अच्छा पीके 3 इडियट्स, क्या क्या गया, अगर जीवन लड़ने का नाम है, भिड़ने का नाम है, जो लड़ेगा नहीं मिट जाएगा। इट इज ह्यूमन वैल्यू और पैट्रियार्कल वैल्यू। अब बताइए, ये ज्यादा मानववादी विचार है या लेट्स स्पीक अबाउट फेमिनिन वैल्यूज, केयर एंड शेयर। प्यार महिला करती है, पुरुष नहीं। याद रखिए, दिस इज ट्रू फॉर एनिमल लाइफ एज वेल एज ए ह्यूमन लाइफ टू। अब वो ध्यान से देखिए, बच्चों की देखभाल महिला करती है, पुरुष कभी नहीं करता। प्यार महिला करती है, पुरुष नहीं। दूसरा, पुरुष कर रहा है इसका मतलब कोई इसका झांसा है दोस्तों, मतलब डोंट ट्रस्ट ऑन दैट, नेवर ट्रस्ट ओवर हिम। अगर पुरुष ऐसा कोई कर रहा है तो प्यार करना तो पुरुषों की आदत ही नहीं है। देखभाल करना किसकी क्वालिटी है, दैट इज विमेन्स क्वालिटी। केयर एंड शेयर, केयर एंड शेयर, लव, this is a feminine quality, and that was always undermined by our society, because what is more important, courage, fight, aggression। क्यों, इसी मूल्य को बदला है, दैट इज ए फेमिनिज्म। हमें स्कूल में जाने की समानता तो मिली गई है, हमें वो उससे मामला नहीं बनेगा। हमें पॉलिटिकल राइट्स मिल गया है, मामला उससे नहीं बनेगा। मामला मूल्यों को आगे बढ़ाना है, मामला पूरे सोशल स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करना है, पूरी सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर करना है। कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए, अब एक एक पॉइंट पे बात करिए। पहला, हेडिंग। अब इसी में एक एक पॉइंट हम उठा लेंगे। दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द रेडिकल फेमिनिस्ट। तो और आप याद रखिए, ये सारे आईएएस एग्जाम में सब कोटेशन पूछे गए, जैसे इन्हीं को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, एक एक को हम लिखते हैं। पहला क्या होता है, पहला हेडिंग है सेंटर स्टेज ऑफ प्राइवेट लाइफ, निजी जीवन का केंद्रीय महत्व। सेंटर स्टेज ऑफ अ प्राइवेट लाइफ, even private life is a focal point for the feminist, not public life। And you know that private life means family life। Public का मतलब गवर्नमेंट, स्टेट, स्कूल, कॉलेज, दैट इज पब्लिक लाइफ। व्हाट इज द प्राइवेट लाइफ? फर्स्ट, परंपरागत रूप में परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन माना गया। ब्रैकेट में गार्नर, Garner said that political science begins
and end with the state. गार्डनर ने कहा कि राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य के साथ होता है। Political science begins and end with the state. गार्डनर ने कहा कि राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य के साथ होता है, और अरस्तु ने भी even Aristotle also, अरस्तु ने भी राजनीति को सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि माना। Aristotle also said that politics deals with the public life. अरस्तु ने भी राजनीति को सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि माना। Aristotle also deals with the public life, जबकि नारीवादियों ने, however the feminist, नारीवादियों ने राजनीति को पुनर्परिभाषित किया। They have redefined the meaning of politics. नारीवादियों ने राजनीति को पुनर्परिभाषित किया और परिवार को, परिवार अंडरलाइन, परिवार को राजनीति का केंद्र माना। फैमिली इज ए सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, परिवार को राजनीति का केंद्र माना। एंड देयरफॉर साइमन द बुआ, अच्छा फ्रेंच के नाम हमेशा बड़े टेढ़े होते हैं। साइमन द बुआ, साइमन द बुआ ने कहा, BOUVRE, फ्रेंच का नाम तो अलग ही होता है। साइमन द बुआ ने कहा कि जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है। साइमन द बुआ said that personal is political. जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है। अभी आप देखेंगे, अभी तक यानी क्या व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत क्या है भाई, एक ही सब। व्हाट इज पर्सनल इज पॉलिटिकल, दैट इज ए न्यू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स दैट वाज नेवर डिफाइंड बाय एनीवन एक्सेप्ट द फेमिनिस्ट। नारीवादियों के अलावा कभी किसी ने ये नहीं कहा पर्सनल इज पॉलिटिकल, क्योंकि याद रखिए पॉलिटिकल इज नॉट पर्सनल बिफोर द फेमिनिस्ट। भाई राजनीति का मतलब क्या है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार पर्सनल तो नहीं है। राजनीति का मतलब है इलेक्शन, पॉलिटिक्स मीन्स जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टी, एंड ऑल आर नॉट पर्सनल। लेकिन फेमिनिस्ट ने कहा व्हाट इज पर्सनल, पर्सनल इज आवर बॉडी। आपका पर्सनल क्या है, ये बताइए, शरीर से ज्यादा पर्सनल क्या है? व्हाट मे बी द मोर पर्सनल देन योर बॉडी? आपके शरीर से पर्सनल, आपके शरीर का मतलब आंख, कान, नाक। अब सवाल है, आपको कोई पीछे से आकर क्लास में आने वाले एक घूंसा मारे, इज पर्सनल और पब्लिक? पर्सनल। आपके जीवन पे हमला है, उधर सोच के देखिए, पर्सनल का मतलब महिलाओं का पर्सनल क्या है?
विवाह करना न करना, ये पर्सनल है या सामाजिक है? पर्सनल है। और जरा सोच के देखिए, ऑल लिबरल सेज दैट मैन इज ए मास्टर ऑफ हिज माइंड एंड बॉडी। मैं अपने शरीर और मन का मालिक हूं, दैट इज ए की लिबरल फीचर। यह उदारवादी मानता है कि व्यक्ति अपने शरीर और मन का मालिक है। तो सवाल है, व्यक्ति है केवल पुरुष है? महिला अगर अपने मन और शरीर का मालिक है तो महिला के जीवन का उद्देश्य क्या है? बच्चा पैदा करना या जीवन जीना? अच्छा, आप बताएंगे। ओ, अभी तो यही बताते रहे हैं, अब बताना मना है। क्रांति हो जाएगी। इसे याद रखिए, व्हाट इज पर्सनल, दैट इज अ पॉलिटिकल। एंड व्हाट इज अ पर्सनल, नंबर एक, व्हाट इज अ पर्सनल फर्स्ट, व्यक्तिगत क्या है? पहला, व्हाट इज अ पर्सनल, व्यक्तिगत क्या है? महिला का अपना शरीर, द बॉडी ऑफ द वुमन। महिला का अपना शरीर। दूसरा, एबॉर्शन, गर्भपात। तीसरा, शादी, मैरिज। चौथा, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा, अभी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इन जरा सोच के देखिए, ये कभी पॉलिटिक्स का विषय था और अब देखेंगे परंपरागत में हमारे यहाँ सारे कानून आप देख डालिए, पूरा कानून आप देख डालिए। डेमोक्रेसी में कहीं के फंडामेंटल्स उठा के देखिए, दुनिया किसी भी देश के संविधान में, यूएस इज द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। वहां कुछ ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं जो पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए हों। हमने क्या दे दिया? विधि के समक्ष समानता, जीवन का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रोपेगेट द रिलीजन, धर्म को मानने की आजादी। सवाल यह है, हमने सारे अधिकार दे दिए ये सोच के कि मानव को मिल जाएगा। सवाल है, मानव को मिला या पुरुषों को मिला? ध्यान से देखने की आवश्यकता है। महिलाओं ने कहा, भाई हमारे लिए तो कोई चीज मिली नहीं अभी तक, और आप कह रहे लोकतंत्र आ गया। हमें तो नहीं यकीन है लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र का मतलब है कि अगर लोगों का शासन हो तो सरकार पर बात सीधी सी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री का निर्वाचन हम करेंगे, पति का हमारा ताऊ करेगा। इट इज डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। तो लोकतंत्र पहले कहां शुरू होता है? पहले तो महिला से पूछा है, शादी करना चाहती है नहीं करना चाहती, पहले उसे पूछा जाए। अब शादी के बाद भी वो बच्चा पैदा करना चाहती है नहीं करना चाहती, उसे पूछा जाए। कभी पूछा जाता है क्या? और अब देखेंगे आयरलैंड जैसे यूरोपीय देशों में महिलाओं को एबॉर्शन के राइट के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि लोगों का नो नो विमेन्स आर नॉट अलाउड टू गिव द राइट ऑफ एबॉर्शन, धर्म के खिलाफ है, परंपराओं के खिलाफ है, ये लोगों को दिया ही नहीं। और जरा सोच के देखिए, पूरे हमारे संविधान में दे डालिए, आईपीसी सीआरपीसी में दे डालिए, अगर सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति दूसरे को पिटाई कर देता है, इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनने के पहले, 2005 के पहले, पुरुष अगर घर में महिला की पिटाई कर दे, ये घर का मामला है। बाहर एक व्यक्ति दूसरे से लड़ जाए, ये क्राइम है। यानी घर के अंदर कोई क्राइम होता ही नहीं, क्राइम तो सब बाहर होते हैं। और जरा सोच के देखिए, इसलिए इट इज पर्सनल और पॉलिटिकल। इट्स पर्सनल। और पॉलिटिकल का मतलब क्या है? अगला पॉइंट, अगले पैराग्राफ से। साइमन द बुआ ने कहा,
इसी बात को लोगों ने केवल अलग तरीके से कहा है। सैमन देबुआ ने कहा कि पुरुष और महिला के बीच के संबंध द रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल शक्ति के संबंध है। इट इज अ पावर रिलेशन अंडरलाइन। शक्ति के संबंध है और राजनीति शक्ति संघर्ष का पर्याय है। पॉलिटिक्स इज अ अदर नेम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और राजनीति शक्ति संघर्ष का पर्याय है। राजनीति शक्ति संघर्ष का पर्याय है। याद रखिए, पॉलिटिक्स की सबसे अभी आधुनिक सबसे आसान डिफिनेशन ही मानी जाती है। पॉलिटिक्स डील्स विथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। समाज में कोई संघर्ष हो रहा है, उसी का समाधान कर देना क्या है? राजनीति है। वही पॉलिटिक्स है। समाज में संघर्षों का समाधान कर देना यह पॉलिटिक्स है। इसका सीधा सा मतलब है कौन सा संघर्ष का समाधान कर देना? दो पार्टी के बीच, दो समूह के बीच। अभी तक यही माना जाता था, दो राज्यों के बीच। तो सवाल है, दो पार्टी के बीच, दो राज्यों के बीच, या पुरुष और महिला के बीच भी? अभी क्या होता था, पुरुष और महिला के बीच का संघर्ष पर्सनल है, इसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, घर का मामला है, पर्सनल है। महिलाओं ने कहा नहीं नहीं, यही तो मेन मसला है, यही मेन मसला है। कैसे कैसे महिला का पर्सनल जीवन पीछे कर दिया गया। अगला पॉइंट, कैरोल पेटमैन। कैरोल पेटमैन ने कहा अच्छा, जीएस फर्स्ट पेपर में आप देखिएगा, पर सवाल आया था, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला होना ही आवश्यक है? रेडिकल फेमिनिस्ट यही मानते हैं। यद्यप उदारवादी नारीवादी कहते हैं नहीं नहीं, कोई भी व्यक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दे सकता है। रेडिकल फेमिनिस्ट का मतलब कोई व्यक्ति कैसे कर देगा? पुरुष कैसे कर देगा? पुरुष महिला का शरीर न है, न कभी उसकी पीड़ा समझता है। इसलिए महिला का दुख कौन शेयर करेगी? महिला। महिला का दुख महिला ही समझेगी, बाकी कौन समझेगा? तो कैरोल पेटमैन ने क्या कहा? अगला पॉइंट, कैरोल पेटमैन ने कहा कि लोकतांत्रिक राज्यों में कैरोल पेटमैन ने कहा कि लोकतांत्रिक राज्यों में उपलब्ध स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय the liberty, equality, justice, rights which is given by democratic state is not available for the woman in the home. लोकतांत्रिक राज्यों में उपलब्ध स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार घर में महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं है। घर में अंडरलाइन, घर में महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं है। अब बताइए भाई, दुनिया में यही कहा जाता है। एक बात याद रखिए, जहां राज्य ना हो, सरकार ना हो, लॉ ना हो, राइट्स ना हो, लिबर्टी ना हो, इक्वालिटी ना हो,
लोग कहते हैं दैट स्टेज लाइक अ माइट इज राइट, जहां शक्ति का संघर्ष है, जिसके पास सत्ता है उसी के पास सब कुछ रहेगा, जिसके पास लाठी है उसी के पास भैंस है। अब बताइए हमारा समाज जंगल का नियम है या एक सभ्य समाज है? यानी हमारा समाज देखिए कि जंगल का नियम और सभ्य समाज के फर्क होता है। वी आर हैविंग लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इक्वलिटी का है, फंडामेंटल आर्टिकल 32 है। भाई बहुत सारे ऐसे प्रावधान जिससे दिखता है कि नहीं हम समाज में सभ्य समाज के लोग हैं। आवर सोसाइटी इज नॉट लाइक अ जंगल लॉ वेर माइट इज राइट प्रिवेल्स। भाई जहाँ जो बड़ा हो शक्तिशाली होगा छोटे को निकल जाएगा। तो सवाल ये है, कैरोल पेटमैन ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने लोकतंत्र बना लिया। और कैरोल पेटमैन राइटिंग आफ्टर 1970, वो अमेरिकन है। और अमेरिका, यूरोप में, दुनिया में हर जगह रूल ऑफ लॉ है, लोकतंत्र है, विधि का शासन है। ये तो हर जगह लागू हो गया। कैरोल पेटमैन ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने लगा दिया। लेकिन सवाल है जितने लोकतंत्र के विचारक है, क्या उन्हें कभी ये चिंता हुई कि घर के अंदर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए? मुद्दा इन मूल्यों को लेकर नहीं है। नीदर फेमिनिस्ट नॉर एनीबडी एल्स। भाई कोई भी व्यक्ति हो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र की आलोचना तो कभी नहीं कर पाएगा। तो नारीवादी भी कैसे करेंगे? नारीवादी कहती है हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसको घर में तो लगाया ही नहीं गया। और एक बात आप याद रखिए, नारीवादी तो रॉल्स तक पहुंच गए। रॉल्स हम आगे बताएंगे। इससे सवाल ये है, लोगों ने कहा कि परिवार न्यायपूर्ण है। परिवार में तो बड़ा अच्छी बात होती है, महिलाओं का होगा न्यायपूर्ण किसी और के लिए, हमारे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। और एक बात याद रखिए, इससे महिलाओं का ध्यान किधर है? राज्य को सुधारने पर या परिवार को? क्यों, आपको बता दें। याद रखिए, द बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी इज ए फैमिली। आप याद रखिए, राज्य सरकार एक छोटा सा पार्ट है। अभी आप समाज के पार्ट हैं या गवर्नमेंट के पार्ट हैं? समाज के पार्ट हैं। गवर्नमेंट में जाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। यू वांट टू एंटर इन द गवर्नमेंट। और याद रखिए, गवर्नमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, और वो करोड़ों में ही होंगे। अगर 130 करोड़ का देश है तो गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज को जोड़ देंगे, 84 से लेकर पीएम तक, वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं आ पाएगा सारे एम्प्लॉयज को। तो सवाल ये, समाज बड़ा है सरकार? समाज, समाज का फंडामेंटल एलिमेंट क्या है? परिवार। परिवार जड़ है और सरकार उसका फल है। कैन इमेजिन फ्रूट विदाउट रूट? इसे याद रखिए, पेड़ में परिवर्तन करना है तो फल में करेंगे या जड़ में करेंगे? जड़ में। और समाज की जड़ क्या है? परिवार। और परिवार में किसका प्रभाव है? पुरुषों का। क्योंकि परिवार में पुरुषों का प्रभाव है, इसलिए क्लास का टीचर कौन है? पुरुष, पैट्रियार्की। अब दोस्तों, क्लास अगर आपको महिला ने पढ़ाया होता प्राइमरी से लेकर इस क्लास तक, यकीन मानिए आपका नजरिया बदल गया होता। लेकिन नजरिया बदला क्यों नहीं? हर जगह मेल ने पढ़ाया, यही तो होगा। हर जगह मेल ने पढ़ाया दोस्तों, इसीलिए आपका नजरिया बदल नहीं पाया। इसका मतलब है, जरा सोच के देखिए, इस देश का पीएम मेल ही क्यों है? और मोदी का 56 इंच का सीना, 56 इंच का मतलब क्या बताना चाहते हो? लड़ना चाहते हो तुम? 56 इंच के सीने से क्या सिद्ध करना चाहते हो? मनमोहन सिंह का कम था तो बेकार था उनका सीना। अरे डेमोक्रेसी है, पहलवानी करनी है। भाई बताना क्या चाहते हो? मतलब पुत्र सत्तात्मक मतलब क्या करना चाहते हो? हमसे कोई लड़ नहीं सकता। ये पितृ सत्तात्मक मूल मान्यता है। 6 पैक, ये 6 पैक बनाओ, 6 पैक बनाओ या रोमांटिक हो जाओ दोस्तों। 6 पैक बनाना किसने सिखाया? पुरुषवादी सत्ता। पुरुषों ने एक ही चीज दुनिया में सीखा है, लड़ना, भिड़ना। सही है गलत है? कौन कह रहा है गलत है? इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, तलवार किसने उठाई? हु वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट? हु वाज एम्पर अकबर? हु वाज नेपोलियन? क्या? महाभारत में कौरव पांडव लड़े थे, कौन लड़ा था? ओ माय गॉड, दिस इज पैट्रियार्की। मुझे पता दोस्तों आप यही जवाब देंगे, मुझे पता था ये जवाब देंगे, क्योंकि
हम उस विचार को छोड़ने को तैयार नहीं है जिसके दम पे हमने महिलाओं को सदियों से शोषित कर रखा है। महिलाओं में खून कमी हो गई, आपको पता है क्यों? पुरुषों के कारण। महिलाएं इतनी संख्या में कम हो गई इस क्लास में, पता है क्यों? दोस्तों बात बहुत सीधी सी है, ये नहीं, जरा सोच के देखिए, वाई पर्सनल इज पॉलिटिकल। पर्सनल मीन्स फैमिली लाइफ। एंड एक बात याद रखिए, फैमिली को बदल दीजिए। ये बहुत ध्यान से देखिए, अंतर बहुत ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं राज्य को बदलकर हम काम करेंगे। उदारवादी नारीवादी कह रहे हैं हम सरकार को बदल देंगे, हम राज्य को बदल देंगे, कल राज्य कल्याणकारी काम करेगा। महिलावादी कहते हैं अरे भाई राज्य बाद में बदलना, परिवार तो बदल दो पहले। परिवार तो बदल नहीं देगा। और जब जिस दिन समाज बदल गया, परिवार बदल गया, समाज बदल गया। और समाज बदल गया इसका मतलब है तब समाज बदल गया तो फिल्म में डायरेक्टर महिला होगा, एकता कपूर होगी। एकता कपूर की फिल्म अलग बनेगी दोस्तों। जब प्रकाश झा फिल्म बनाएंगे तो नाना पाटेकर का खुजला खुजला के मारे ओ कर रहे। नाना पाटेकर जिस फिल्म देखे, अभी मैं देख रहा था आर्टिकल 15 का जो देख रहा, रिव्यू देख रहा था, मुझे लगा संडे को देख लिया जाए। उसमें क्या पूरा पूरा फिल्म में क्या है, ट्रेलर में ही आग जल रही है। सोचिए क्या होगा उस फिल्म में जाके। जिस फिल्म में ट्रेलर में आग जले उसमें पूरे फिल्म में क्या होगा। पर याद रखिए, इसीलिए दोस्तों जब परिवार बदलेगा फिल्में बदलेगी, परिवार बदलेगा विश्वविद्यालय बदलेगा, और परिवार में महिला आगे बढ़ेगी, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष, सब जगह महिलाएं होंगी। यानी सब जगह महिलाएं क्यों नहीं है। पर्सनल पर्सनल लिखने की बात देखिए दोस्तों, अच्छी क्या जोरदार बात महिलाओं ने कही। अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? और इसीलिए कैरोल पेटवेन ने कहा, इसलिए कैरोल पेटवेन ने कहा राज्य पितृसत्तात्मक है, स्टेट इज ए पैट्रियार्किकल। राज्य पितृसत्तात्मक है, स्टेट इज ए पैट्रियार्किकल। अच्छा, जब बार बार हम पितृसत्तात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब देखिए क्या होता है। जैसे कि बहुत याद रखिए, जब हम बार बार पैट्रियार्कल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पैट्रियार्की सिंपली मीन्स रूल ऑफ मैन ओवर वुमेन्स। पितृसत्तात्मक शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुरुषों का शासन, और इसका व्यापक अभिप्राय है द डोमिनेशन ऑफ मेल ओवर एंटायर सोसाइटी, दैट इज ए पैट्रियार्की। और एक बात याद रखिए, जिस तरीके से मार्क्सिस्ट पूंजीवाद को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरीके से उदारवादी सामंतवाद को खत्म करना चाहते हैं, उसी तरीके से नारीवादियों के लिए कैपिटलिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम, द मेन प्रॉब्लम इज ए पैट्रियार्की। सो इट इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर। ये पैट्रियार्की क्या है? शोषण का रूप है, महिला का अधीनता का मूल कारण है। इसे याद रखिए, उधर फिर कंपेयर करिए। लिबरल सेड दैट व्हाई विमेन्स आर सबऑर्डिनेट बिकॉज ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अरे लोकतांत्रिक शासन नहीं था इसलिए महिला अधीन थी, उदारवादियों का मानना था। महिला अधीन इसलिए थी कि सामंतवाद था। नारीवादियों ने कहा ना ना, आप मूल कारण नहीं बता रहे हो। Therefore, radical feminists are of the view that you are not pointing out the basic reason. और बेसिक रीजन क्या है? परिवार में पुरुषों का प्रभुत्व, समाज में पुरुषों का प्रभुत्व। इसे महिलाओं का अधीनता के लिए सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सब बेकार की बातें हैं। और जरा सोच के देखिए, हम समाजवाद और नारीवाद से अलग से कंपेयर कर देंगे, लेकिन अगर पूंजीवाद के विनाश के पश्चात समाज हो जाता, रसिया की साम्यवादी पार्टी में कितनी महिलाएं सेक्रेटरी बनी? चीन के साम्यवादी पार्टी में सिंस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चाइना, सिंस वेरी बिगिनिंग फ्रॉम 1950, 1949,
1949 से आज तक चीन के साम्यवादी शासन को देखा। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी? डेंग शाओपिंग, चिंगपेंग चोंग, सी जिनपिंग, माओ, जाओ जियांग। महिलाएं कहाँ रही दोस्तों? ओह माय गॉड, महिला तो खत्म हो गई दोस्तों। इसलिए महिला का देनता कारण पूंजीवाद है या पितृसत्तात्मक सत्ता? सामंतवाद है या पितृसत्तात्मक सत्ता? प्राइवेट प्रॉपर्टी है पैट्रियार्की? और पैट्रियार्की क्या है? इट इज सिंबल ऑफ पावर। ये शक्ति का रूप है, याद रखिए। और एक बात याद रखिए, आप ये बात जानते हैं, शासन प्यार से किया जाता है, तलवार से नहीं। और पुरुषों ने बहुत हिसाब से प्यार लगाया, पुरुषों ने ऐसा जंजाल फैलाया, महिलाओं को लपेट लिया। और महिलाओं को ये लगा कि ना उनकी सहमति है, सहमति नहीं, ले ली गई। इस याद रखिए, पितृसत्ता। बोल लीजिए, बहुत कम ही दिन है बोलने के, और 10-5 साल उसके बाद दोस्तों ये देखिएगा कैसा। हम भी सोच रहे हैं 10-5 साल बाद क्लास कैसा होगा। अभी जब 10 साल पहले हम लोग पढ़ाई करते थे, लड़कियां कभी बोलती नहीं थी क्लास में, अब बोलती हैं। 10 साल बाद क्या करेंगे हमें पता नहीं है। इसे याद रखिए दोस्तों, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों की सत्ता बहुत कम समय तक बची है, जो भी एंजॉय करना हो एंजॉय कर लीजिए। क्रांति जल्दी होने वाली है, लिख लीजिए नंबर 1। अगला पॉइंट, अच्छा हेडिंग चेंज कर लीजिए, जब पैट्रियार्की को अलग से डिफाइन कर लीजिए। तो हेडिंग देखिए, पितृसत्तात्मक सत्ता का मतलब क्या है, अगला हेडिंग है। अच्छा, ये पर्सनल पॉलिटिकल, इसका मतलब हो गया आपका। अब इसी को जैसे मर्जी वैसे लिख दीजिए। और जब भी हम बात करेंगे परिवार की बात, पर्सनल पॉलिटिकल होगा ही होगा। अगला पॉइंट, तो हाउ वी कैन डिफाइन द पैट्रियार्की। पितृसत्तात्मक सत्ता का मतलब क्या है? हम बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि फेमिनिज्म का सेंटर है ये। फेमिनिज्म का सेंटर ये है, रेडिकल फेमिनिज्म। जैसे कि अब और बात कंपैरिजन में, जैसे मार्क्स लिए कैपिटलिज्म, वैसे फेमिनिस्ट के लिए पैट्रियार्की। पहला, नारीवादी, नारीवादी पितृसत्तात्मक सत्ता को समूचे समाज में सत्ता को समूचे समाज में पुरुषों के प्रभुत्व के रूप में देखते हैं। डोमिनेशन, प्रभुत्व अंडरलाइन, इट इज डोमिनेशन ऑफ मेल ओवर द एंटायर सोसाइटी। पितृसत्तात्मक सत्ता को समूचे समाज में पुरुषों के प्रभुत्व के रूप में देखते हैं, और यह शक्ति का संगठित रूप है। इट इज अ ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ पावर। यह शक्ति का संगठित रूप है जिसके द्वारा महिलाओं को अधीन बनाया गया है। by that which women are kept inferior to male, subordinate to the male। अच्छा, एक बात याद रखिए, हम शक्ति पावर को एक अलग चैप्टर से ही पढ़ते हैं कि देखिए इतना रिपीटिशन कितना ज्यादा होता है।
या जैसे कई लोग मानते हैं सरकार में जाके पावर मिलती है। भाई ये सब क्यों बनना चाहते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ पावर, बिकॉज सिविल सर्विसेज सीक फॉर पावर। तो सवाल ये है, कुछ लोग मानते हैं उदारवादियों से पूछा जाए वेयर पावर लाइज, वो कहेंगे शक्ति सरकार में। मार्क्सवादियों से पूछा जाए हु इज अ पावरफुल, जिसके पास उद्योग हैं, कल कारखाने हैं। नारीवादियों से पूछा जाए पावर कहाँ है, सरकार में नहीं है, इकोनॉमी में नहीं, कहाँ? पैट्रियार्की में। तो अपने आप फर्क आ गया। फॉर देम इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर एंड दैट इज अ पैट्रियार्की। और पैट्रियार्की कैसे शासन करता है? अगर देखिए पावर का सबसे अच्छा रूप होता है आइडियोलॉजिकल। आप किसी को अपने विचारों में बांध लीजिए। और पावर सिंपली मीन्स दूसरे को अपने हिस्सा अपने काम के लिए उपयोग कर लीजिए, उसको पता भी नहीं चले। अब मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, अब मुझे सोचना होगा कि मेरा कौन पार्टनर बन सकता है। मैं किसी अपने दोस्त को बोलूं अरे सर चलो फिल्म देख लेते हैं, तो अरे यार बेकार की बात, फिल्म बेकार। तुम समझ रहे हो, फिल्म देखें सामाजिक ज्ञान बढ़ता है। फिर उसको क्या बेकार है। मैंने कहा ना ये तुम्हारे फील्ड की फिल्म है, आर्टिकल 15 है, इट इज रिलेटेड विद पॉलिटी। अच्छा ऐसा है क्या? मैं बहुत कुछ सीखोगे, चलो। यानी मैंने उसको फुसला लिया अपने उद्देश्य से। दैट्स पावर। और इसलिए आप देखेंगे महिलाएं पुरुषों के जाल में कैसे फंस गई। पुरुषों ने ऐसा प्रबंध कर लिया, तुम गृह लक्ष्मी हो, ऐसा सा आइडियोलॉजिकल, तुम गृह लक्ष्मी हो, देवी हो, ऐसा सा आइडियोलॉजी फैला है। माँ हो, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ का हालत अब जाके देखिए। इसे याद रखिए दोस्तों, महिला का जीवन परिवार चलाने में, बच्चा पैदा करने में खत्म हो गया। उसके बाद उसको आइडियोलॉजी क्या दे दी गई? माँ। यानी जहां सेक्रीफाइस करना हो वहां क्या होगी? फीमेल। और जहां लाभ लेना हो वहां क्या होगी? इसे याद रखिए, ये विचार महिलाओं में इतना गहरे तक घुस गया, महिला भी अगर लड़का पैदा ना हो दुखी हो जाती है। ये महिलाओं की समस्या नहीं हो। कई बार लोग कहते हैं सास की सबसे बड़ी बहू की सबसे बड़ी दुश्मन सास होती है। सास नहीं होती, पितृ सत्तात्मक सत्ता होती है, जो महिलाओं में इस कदर बस गई है तो उनको लगता है यही सही है। किसने बताया? अगला पॉइंट। इसे फिर अगला, पितृ सत्तात्मक सत्ता शक्ति का वैचारिक रूप है। पैट्रियार्की इज एन आइडियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ पावर। पितृसत्तात्मक सत्ता शक्ति का वैचारिक रूप है। इसलिए साइमन द बुआ ने कहा है, therefore साइमन द बुआ अगेन सेड दैट अच्छा थोड़ा सा जस्ट यू कैन करेक्ट स्पेलिंग इसका, ये होगा थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए। BEAUVRE ये स्पेलिंग होगा, तो मैं गलत लिख दिया था। साइमन द बुआ। साइमन द बुआ, देखिए साइमन द बुआ ने कहा महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। दिस वेरी फेमस सेंटेंस ऑफ साइमन द बुआ दैट वुमेन आर नॉट बोर्न बट दे आर मेड। महिला पैदा नहीं होती अपितु तो बनाई जाती है। इसका सीधा सा मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है जो चीज पैदा होता है दैट इज नेचुरल। इसका मतलब ये हो गया महिला पैदा तो होती है महिला के रूप में, दैट्स नेचुरल। बनाई जाती है, बनाता समाज है। जैसे किसी व्यक्ति को बनाने का मतलब है वो प्राकृतिक नहीं है, सामाजिक है। बात को सीधे शब्दों में कह दिया जाए, जितने रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं वो कहते हैं देखिए एक चीज में अंतर करिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर।
एंड व्हाट इज सेक्स? एंड दैट इज अ बायोलॉजिकल, भाई ये तो जैविक है। सेक्स इज बायोलॉजिकल, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता महिलाओं में है, दैट्स बायोलॉजिकल। उनकी शरीर की संरचना अलग है, दैट इज बायोलॉजिकल। उसके साथ वो पैदा होती हैं, तो वो समाज नहीं बनाता। ऐसा नहीं समाज महिलाओं की शारीरिक संरचना बना देगा, दैट्स नेचुरल। और जब हम प्राकृतिक शब्द का हमने प्रयोग कर दिया, इट इज नॉट मेड बाय द ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी। लेकिन जब हमने कहा विमेन इज नॉट बॉर्न बट शी इज मेड, तो मेड का मतलब है जेंडर। जेंडर का मतलब क्या है? कल्चरल फैक्टर्स है, ये सांस्कृतिक है। और सांस्कृतिक क्या है? समाज की मान्यताएं, विचार, परंपरा, दीज आर मेड। इसलिए साइमन द बुआ जैसे रेडिकल फेमिनिस्ट ने क्या माना है? महिला का अधीनताकरण जैविक नहीं है। जबकि आप देखेंगे सामान्यतः हमारे यहाँ परंपरागत रूप में यही माना जाता था कि महिला जब पैदा होती है तो जैविक रूप में सी इज इंफीरियर टू मेल, उसमें समझ कम है, भावनात्मक ज्यादा है। पहले लोग यही मानते थे, रेडिकल फेमिनिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं। तो बनाए कौन? वाई इज मेड, तो अगला पॉइंट। इसलिए इन्होंने इन्होंने महिलाओं की पराधीनता का मूल कारण इन्होंने महिलाओं की पराधीनता का मूल कारण सांस्कृतिक माना है। बेसिक रीजन बिहाइंड द सबऑर्डिनेशन ऑफ द वुमन इज कल्चरल, सांस्कृतिक माना है, जैविक नहीं। इट इज नॉट एट ऑल बायोलॉजिकल, ये जैविक नहीं है, सांस्कृतिक है। और परिवार के द्वारा ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों का विकास किया गया परिवार के द्वारा ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों का विकास किया गया जिससे समाज में महिलाएं पिछड़ गई। इवन फैमिली क्रिएटेड द कल्चरल वैल्यूज विच अंडरमाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स इन सोसाइटी। तो अब सवाल है कि परिवार ने ऐसा कौन सा मूल्य पैदा कर दिया? फिर पैट्रियार्की आएगा तो परिवार आ जाएगा, परिवार आ जाएगा तो पैट्रियार्की आ जाएगा। बात तो दोनों जैसी है। तो पैट्रियार्की का विचार कल्चरल है, सांस्कृतिक है। और ये देखिए, जो सांस्कृतिक है इट्स नॉट मेटेरियल, इट्स मेड। भाई हमने बनाया, भाई रीति रिवाज, उत्सव, सीत, संगीत, पहनावे, फिल्में, पोएट्री, ये सब तो हमारी रचना है, कल्चरल है। परिवार ने कैसे पितृसत्तात्मक कल्चर बना दी, कैसे पैट्रियार्की को मेंटेन कर दिया, और उसी बात को महिला ही मानने लगी। और महिला को लगा नो ये तो हमारा स्वाभाविक गुण है। परिवार ने कैसे इन वैल्यूज को बढ़ाया? नंबर 1, हाउ दिस पैट्रियार्की वाज सस्टेन्ड बाय द फैमिली। तो नंबर 1, यानी परिवार ने सांस्कृतिक मूल्यों को निम्नलिखित रूप में बढ़ावा दिया, या परिवार ने पितृसत्तात्मक मूल्यों को निम्नलिखित रूप में बढ़ावा दिया। परिवार ने पितृसत्तात्मक मूल्यों को निम्नलिखित रूप में बढ़ावा दिया। नंबर 1, परिवार के द्वारा ही महिलाओं को घरेलू कार्य सौंपे गए।
हाउस होल्ड जॉब्स फॉर द वीमेन वॉज एलोकेटेड बाय द फैमिली। अगर सोच के देखिए, परिवार का मुखिया कौन था? पुरुष था। और परिवार के मुखिया ने बचपन से बात बता दी, महिलाओं को क्या करना है? घर काम। यानी घर गृहस्थी काम किसको करना है? महिलाओं का। बाहर काम किसको करना है? पुरुष का। हाउ दिस डिवीजन ऑफ लेबर अकर्ड इन द फैमिली? वो ध्यान से आप देखिए, परिवार में श्रम का ऐसा हिस्सा बड़ी बारीकी से विभाजन हो गया, पता ही नहीं चला। और याद रखिए, घर में जो काम होता है वो चैरिटी होती है। इटालियन फेमिनिस्ट वाज देयर, मारियोसा डल्ला कोस्टा, इटालियन फेमिनिस्ट। कोस्टा में इटालियन सी भी यूज कर सकते हैं। मारियोसा डल्ला कोस्टा। आपको याद दिला दें, अब जरा बड़ा जो सबसे बड़ी बात है, देखिए कैसे पितृसत्तात्मक सत्ता ने महिलाओं को अधीन बना लिया। पितृसत्तात्मक सत्ता ने बड़ी होशियारी से बात किया कि महिला के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। मतलब ऐसा उसको जोड़ दिया, नहीं महिला खाना बनाएगी तो बड़ा अच्छा बनाएगी, उसके हाथ खाना बड़ा अच्छा होता है। जैसे लोग कीनली होटल में सारे खाने पुरुष बनाते हैं, परिवार में कौन खाना बनाता है? महिला। अब देखिए, सवाल ये है कि बाहर वाले खाने, जब हम होटल में खाना बनाएंगे तो वी आर गेटिंग पेमेंट। घर में महिलाओं को खाना बनाने कभी पेमेंट मिला क्या? किसी ने दिया? उल्टा ये कहे तुम घर में क्या करती हो, हमें तो बाहर से कमा के लाता हूँ। यानी याद रखिए, बाहर के 8 घंटे के काम का एक वैल्यू है, घर के 24 घंटे काम का कोई वैल्यू नहीं है। और आज तक दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट भी ये नहीं आंक पाया कि महिला जब बच्चे का पालन पोषण करती है तो उसके श्रम का मूल्य कितना ज्यादा होता है। नो इकोनॉमिस्ट इन दिस वर्ल्ड हैज इवैल्यूएटेड टिल इट। और आजकल तो दुनिया बड़ी आई होगी दोस्तों, आजकल तो आप देखते हैं किराए को ली जा रही है, अब हर चीज किराए पे मिल रहा है। अब सवाल इसका वैल्यू शायद अब आंका जा रहा है, इसका वैल्यू कितना होता है। लेकिन बात बहुत साफ से याद रखिए, महिला पूरे जीवन घर भर काम करती रह जाती है, उसके पास एक भी पैसे नहीं होते। और आपको याद दिला गया, और फिर पितृसत्तात्मक सत्ता से कैसे फंसा ऐसे, देखो ये साइकिल के 2 पहिए हैं, मैं बाहर काम करूंगा, तुम घर में काम करो, और सारा पैसा तो मैं तुम्हें लाकर देता हूं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, कारण कल के लिए पुरुष और महिला अलग हो गए तो महिला तो फंस गई, उसने बाहर जाकर काम किया ही नहीं, वो तो पुरुष के भरोसे पर रह गई, नहीं वो बाहर जाएगा। पुरुष का जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, महिला का जीवन खतरे में आ गया। इसलिए पति छूट जाए चलेगा, नौकरी नहीं। रिमेंबर इन दिस लाइफ, क्या मतलब, क्या कर रहे हैं? भड़का रहे हैं? ओह माय गॉड, बाकी विचारधारा में नहीं भड़का है, यही क्यों भड़का रहा हूं मैं? बाकी विचारधारा में तुम्हारे ऊपर आरोप लेकर मैं भड़काया? मैंने उदारवाद आपको बताया, मार्क्सवाद बताया, सोशलिज्म बताया, आपने कभी नहीं कहा भड़काया मैंने। क्या करें? अच्छा, तो सवाल ये, यही फेमिनिज्म ने कहा है, इसमें मेरा कोई विचार नहीं है दोस्तों। दिस इज नॉट माई ओन आइडिया, सो यू कांट ब्लेम मी। भाई मैंने ऐसा कहा, नारीवाद ऐसा ही कहते हैं। इसलिए आप याद रखिए, कैसे कैसे मूल्यों को बढ़ाया। पहला क्या है, श्रम का विभाजन पैदा कर दिया, और इसी श्रम के विभाजन का कारण है, या देखिए विश्वविद्यालय में कहीं भी महिलाओं का प्रेजेंस रहा ही नहीं। कहीं महिलाएं क्यों नहीं है? उन्हें तो परिवार में ही रोक लिया गया, आगे आगे हमने रास्ता ही बंद कर दिया। और उदारवादी क्या कहते हैं, हम वोटिंग राइट दे देंगे, ये सब दे देंगे।
नारीवादियों ने कहा यार इस सबसे बात नहीं बनने वाली है, वोटिंग राइट तब दोगे जब महिला बाहर आएगी। दूसरी बात, प्रतिसत्तात्मक सत्ता ने कैसे अपना विचार फैलाया, दूसरा पॉइंट। हाँ लिख दे अगला पॉइंट। मारियोसा डल्ला कोस्टा ने कहा, दूसरा पॉइंट है, यानी कैसे पितृसत्तात्मक सत्ता का विचार आया। तो मारियोसा डल्ला कोस्टा ने कहा कि आज तक महिलाओं के घरेलू श्रम का मूल्य आज तक महिलाओं के घरेलू श्रम के मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया गया। घरेलू श्रम के मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया गया। इवन नोबडी एस्टिमेटेड द हाउस होल्ड वैल्यू ऑफ द वुमन। घरेलू श्रम के मूल्य का मूल्यांकन आज तक नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट, पितृसत्तात्मक सत्ता के द्वारा या परिवार के द्वारा पुरुषवादी मूल्यों को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया। Family always projected male values are more important or patriarchal values are more important। पितृसत्तात्मक या पुरुषों के मूल्य को महत्व दिया गया जिसमें तार्किकता, स्वायत्तता, रेशनलिटी, ऑटोनॉमी, जिसमें तार्किकता, स्वायत्तता प्रमुख है। जिसमें तार्किकता, स्वायत्तता प्रमुख है। जबकि अगला पॉइंट, जबकि महिलावादी गुणों जैसे प्यार, देखभाल, सहानुभूति, महिलावादी गुणों जैसे प्यार, देखभाल और सहानुभूति का अवमूल्यन किया गया। Even the feminine values like love, empathy और care and share that was undermined। तो आप देखेंगे यही तो पितृसत्तात्मक सत्ता का वैचारिक प्रभाव है। आप याद रखिए, इसलिए शक्ति अर्जित करने के लिए आपको लाठी चलाने की आवश्यकता नहीं है। लाठी चलाना तो शक्ति अर्जित करने का बड़ा ही क्रूड और बड़ा ही शॉर्ट टर्म फॉर्म है। जबरदस्ती आप कोई काम नहीं करा सकते। तो पितृसत्तात्मक सत्ता ने महिलाओं पर ऐसा वैचारिक नियंत्रण कर लिया, महिलाओं ने भी इस काम को मान लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। महिलाओं के बोलने का तरीका अलग के पहनावे भी। अगला पॉइंट, परिवार के द्वारा महिलाओं के पहनावे का भी निर्धारण कर दिया गया। फैमिली ऑल्सो डिटरमाइन द ड्रेसिंग ऑफ द वुमेन्स। परिवार के द्वारा महिलाओं के पहनावे तक का भी निर्धारण कर दिया गया है।
अब जरा सोच के देखिए, इसका मतलब पूरे समाज पर कल्चरल इम्पैक्ट किसका है? पुरुषों का। और चूंकि परिवार में ही विभाजन कर दिया गया और व्यापक तौर पर ये बात समाज में फैल गई, इसलिए आप जितनी भी समाज में परंपराएं देख लीजिए, उस समय महिलाओं के खिलाफ जाती हैं। अब महाभारत में लड़ गए कौरव और अर्जुन, उसमें ब्लेम किसको कर? द्रौपदी को। जबकि चीरहरण किसका हुआ? द्रौपदी का हुआ। तो द्रौपदी वॉज विक्टिम। कमाल की बात है। आगे बताइए, सुपर्णखा की नाक क्यों काटी गई दोस्तों? इसका सीधा सा मतलब है कि वुमेन्स आर इन्फीरियर, महिलाओं पर वुमेन्स आर इन्फीरियर, और पूरे समाज में हमेशा किसके वैल्यू को आगे बढ़ाया जाए? पुरुषों के वैल्यू को। यानी पुरुष का समान नेतृत्व रहेगा, वो विवेकशील होता है, वो भावनात्मक नहीं होता, वो अच्छा काम करेगा, विचार। और इसीलिए याद रखिए, महिला होना श्रेष्ठ कारण नहीं है। ऐसा लगता है